किसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। लक्ष्मी के माता पिता लक्ष्मी के पैदा होते ही मर गए थे, इसलिए लक्ष्मी गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। लक्ष्मी दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। ऐसी ही एक दिन, माई कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे चल चल निकल यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे ही लोग उसको फटकार कर भगा दिया करते थे। अब उसको खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन लक्ष्मी रोते रोते मंदिर में जाकर बैठ जाती है और मंदिर के पंडित से कहती है, पंडित जी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, लेकिन तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम मंदिर की अच्छे से सफाई करोगी। इस तरह रोज पंडित जी लक्ष्मी से मंदिर की सफाई करवाते और उसको खाना दे देते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन पंडित लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी तुम्हें यहाँ रहते हुए कई महीने हो गए, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। क्यों पंडित जी, मुझसे कोई गलती हुई है? इतने दिनों में आपने मुझे कभी जाने को नहीं कहा, फिर आज क्यों? तुम्हारी बदसूरती की वजह से कुछ भक्त मंदिर में आना पसंद नहीं करते। अगर भक्त मेरे मंदिर में वापस लौट आएंगे तो महंगे महंगे चढ़ावे भी साथ में लाएंगे। इतना बोलकर पंडित जी लक्ष्मी को मंदिर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और साथ ही उसके कपड़े की पोटली भी बाहर फेंक देते हैं। लक्ष्मी अपनी पोटली उठाती है और गांव से बहुत दूर आ जाती है। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है और पानी पीकर मन ही मन कहती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इतने दिनों तक मैंने आपकी सेवा की, फिर भी आपने मेरी मदद नहीं की। अब मैं कहाँ जाऊँगी? इतना कहते हुए लक्ष्मी रोने लग जाती है। तभी लक्ष्मी की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और लक्ष्मी से रोने का कारण पूछती है। लक्ष्मी तुम रो क्यों रही हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं परी जी, आखिर मेरा है ही कौन इस दुनिया में? इस मंदिर में सहारा मिला था, अब वो भी नहीं रहा। ये सुनकर परी को लक्ष्मी पर तरस आ जाता है और परी लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा प्रकट करती है और कहती है, लक्ष्मी ये एक जादुई लहंगा है, इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और लक्ष्मी खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है। लक्ष्मी जैसे ही उस लहंगे को पहनती है वो एकदम खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। फिर लक्ष्मी को भूख लगती है तो वो जादुई लहंगा से कहती है, हे जादुई लहंगा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी उसके सामने तरह तरह के भोजन प्रकट हो जाते हैं। फिर लक्ष्मी भोजन करके अपने गांव वापस लौट आती है। लक्ष्मी जैसे ही गांव पहुंचती है तो गांव वाले लक्ष्मी को देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था, बल्कि सभी लोग उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं। लगता है ये सारे गांव वाले मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब अगर मैंने इनको अपनी सच्चाई बता दी तो ये लोग फिर से मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें कुछ ना बताऊं। ये सब सोचकर लक्ष्मी गांव वालों से कहती है, मैं आपके गांव में मेहमान बनकर आई हूँ, क्या आप में से कोई मुझे अपने घर में रख सकता है? सभी गांव वाले चाह रहे थे कि लक्ष्मी उनके घर में रहे। लक्ष्मी गांव में से किसी एक के घर में रहने चली जाती है। गांव वाले लक्ष्मी को बहुत इज्जत और प्यार देते हैं। कुछ दिनों बाद उसी गांव में कोकिला काकी की बेटी की शादी होने वाली होती है, लेकिन कोकिला काकी की बेटी के गहने कोई रात में चुरा लेता है। ये खबर लक्ष्मी जैसे ही सुनती है तो वो कोकिला काकी के घर जाती है और अपनी जादुई लहंगा से पैसे मांगकर उनको दे देती है। तुम चिंता मत करो काकी, आपकी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होगी।
ये लो, ये पैसे रख लो, अब जेवर फिर से बनवा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। इसी तरह लक्ष्मी गांव वालों की हमेशा मदद करती थी। जिस पंडित ने लक्ष्मी को अपने मंदिर से भगा दिया था, एक दिन उस पंडित की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो लक्ष्मी अपनी जादुई लहंगे की मदद से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक कर देती है। गांव में सभी लोग लक्ष्मी की बहुत तारीफ करते थे। उसी गांव में संतोष नाम का एक लड़का रहता था। वो सरपंच का बेटा था। उसने जब लक्ष्मी की इतनी तारीफ सुनी तो उसने लक्ष्मी को अपने घर बुलाया। संतोष लक्ष्मी की सादगी और मिलनसार व्यवहार से बहुत खुश हुआ। लगता है यही वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए। कुछ दिनों तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बात करते रहे। फिर एक दिन संतोष ने लक्ष्मी से अपने दिल की बात कह दी। लक्ष्मी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लक्ष्मी ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े सरपंच का बेटा उससे शादी करना चाहता है। इसका जवाब मैं कल दूंगी। अगले दिन लक्ष्मी सरपंच के घर पर जाती है। गांव के सभी लोग सरपंच जी के पास बैठे होते हैं और संतोष भी वहां पर था। तभी लक्ष्मी कहती है, मैं आप सबको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। हाँ लक्ष्मी, बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? इसके बाद लक्ष्मी अंदर जाती है और अपना जादुई लहंगा उतार कर बाहर आती है। मैं असल में वही गरीब अनाथ लड़की हूँ लक्ष्मी, जिसे आप सभी गांव वालों ने दुत्कार कर भगा दिया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ या फिर कुछ भी कर पा रही हूँ, वो सब इस जादुई लहंगे की वजह से हो पा रहा है। लक्ष्मी अपने जादुई लहंगा के बारे में सबको बताती है। संतोष, क्या अभी भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं ना? कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जादुई लहंगा के मिलने के बाद भी तुमने गांव वालों की कितनी मदद की। तुम चाहती तो इस जादुई लहंगे को लेकर कहीं दूर ऐशो आराम से रह सकती थी, लेकिन तुमने गांव वालों के बारे में सोचा। इन गांव वालों ने तुम्हें इतना भला बुरा बोला, लेकिन तुमने इनकी तब भी मदद की। तुम जैसी सच्ची और भली लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। संतोष की ये बात सुनकर गांव वाले अपना सर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सभी गांव वाले लक्ष्मी से माफी मांगते हैं। इसके बाद संतोष और लक्ष्मी की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। उस दिन के बाद से लक्ष्मी संतोष के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। परी की जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ के दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी। जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है,
अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और 3 नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन 3 जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ आएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है, जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती हैं, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।